स्टूडेंट्स, हम माइक्रोब्स के बारे में देख रहे थे। आज हम देखेंगे द वर्क ऑफ लुईस पास्चर एंड जॉन टिंडल। लुईस पास्चर व जॉन टिंडल का कार्य। लुईस पास्चर है ये एक फ्रांसीसी रासायनिक और जैव वैज्ञानिक थे। पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। इन्होंने लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और अल्कोहल में कीटोन फर्मेंटेशन की क्रियाओं के लिए जीवाणु की उपस्थिति पर प्रयोग किए हुए प्रमाण प्रस्तुत किए। पास्चर ने एनारोबिक रेस्पिरेशन को जीवाणु द्वारा किया जाता है पर भी प्रयोग किए। इन्होंने वाइन और बियर के खट्टा होकर खराब होने के कारण भी खोजे। पास्चर ने वाइन और जो बियर है इसके खट्टे होने के कारण के लिए कुछ जर्म्स का इनमें उपस्थित होना बताया। ये जर्म्स अदृश्य होते हैं जो कि अनावश्यक रूप से बियर और वाइन में उपस्थित होकर के खट्टा बनाकर इनको खराब कर देते हैं। इनका जन्म से तात्पर्य जीवाणु से था जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। पास्चर ने किण्वन में जर्म की क्रिया में भाग लेने के आधार पर ही किण्वन में जर्म सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने बियर व वाइन को 50 से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बोतल में वायुरोधी विधि से भरकर सुरक्षित रखने की प्रणाली का विकास किया, जिसे पास्चुराइजेशन कहते हैं, और इस प्रकार से इनको खराब या खट्टा होने से रोका जा सकता है। पास्चर का मत था कि जीवाणु मिट्टी और वायु में उपस्थित होते हैं और इनके फैलने को रोककर पदार्थों को खराब होने से एवं रोगों से बचाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए। जो फर्स्ट जो प्रयोग था उसके अंदर उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर निर्जमित मांस का सूप रखा, वह हवा में खुला छोड़ दिया गया और इसमें देखा गया कि जीवाणु की वृद्धि देखी गई। दूसरे प्रयोग में उन्होंने देखा कि फ्लास्क के अंदर निर्जमित मांस सूप रखा और इसके उपरांत इस फ्लास्क को सील कर दिया गया और इसमें किसी तरीके के जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए। तीसरा जो प्रयोग पास्चर ने किया था वो स्वान नेक फ्लास्क के ऊपर किया था। गिरवायुक्त फ्लास्क के ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें स्टेराइल ब्रोथ जो कि निर्मित मांस का सूप है ये भरा हुआ है और जो फ्लास्क की जो नेक है उसको गर्म करके और मोड़ा गया है, घुमाया गया है और इस तरीके के फ्लास्क की नेक तैयार की गई है कि इसके अंदर से एयर तो अंदर प्रवेश कर सकती है, लेकिन एयर के साथ आए हुए जो माइक्रोब्स हैं वो कहाँ हो जाएंगे, इस यू शेप जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही रुक जाते हैं। तो इस तरीके से वे एयर एंटर करेगी इसके अंदर, लेकिन माइक्रोब्स हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं करेंगे और कुछ समय बाद देखा जाता है कि इसमें किसी तरीके के कोई जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। दूसरी जगह इसने देखा कि फ्लास्क की अगर ये यू शेप जो नेक है या स्वान नेक है इसको क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो इसमें से एयर के साथ साथ में माइक्रोब्स भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कुछ समय बाद में यहाँ पे हमें लाइव पियर्स होती है, मतलब जीवाणु इसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पास्चर ने ये बताना चाहा इसके अंदर कि जो स्वतः जनन का सिद्धांत है उसको भी खारिज किया कि स्वतः जननवाद जो था जिसके अनुसार जीव की उत्पत्ति अपने आप होती है, लेकिन यहाँ इस प्रयोग से उसका खंडन होता है कि जीवों की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, जीवों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जीवों के द्वारा ही होती है। क्योंकि अगर माइक्रोब्स अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं तो इसमें किसी तरीके के माइक्रोब्स उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन जिसमें प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पे ही माइक्रोब्स नए उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा पास्चर ने सिल्क कर्मी पेब्रिन में बैक्टीरिया जनित रोगों के कारणों का भी खोज की और इन्होंने देखा कि फ्रांस में सिल्क उद्योग था जो कि कई वर्षों से रोग से शिकार हो रहा था और बड़े घाटे में चल रहा था। पेब्रिन नामक एक रोग उसके अंदर हो रहा था और पास्चर ने लगातार खोज करके बताया कि सिल्क कर्मी में जीवाणु द्वारा उत्पन्न ये रोग होता है, जो कि सिल्क के जो कर्मी होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनको उनमें फैलता है, एक वर्म से दूसरे वर्म में लगता है और इस प्रकार से सभी कर्मी रोग ग्रसित हो जाते हैं, जिससे कि सिल्क का उत्पादन करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना अत्यंत आवश्यक है कि जो ये रोग है जिसको पास्चर ने जीवाणु के द्वारा होना बताया, वास्तव में बाद में खोज में पाया गया कि ये
जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है, ये किसके द्वारा होता है, एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या यूँ कहें कि ये रोग प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। पाश्चर के इन प्रयोगों से शल्य चिकित्सक लिस्टर को यह अनुमान लगाने में सहायता मिली कि ऑपरेशन के तुरंत बाद घाव न भरने व पस पड़ने का कारण भी संभवतः क्या होता है, जीवाणु ही होता है। और लिस्टर ने कार्बोलिक अम्ल का उपयोग कर घाव धोने, पट्टी, रुई व ऑपरेशन के औजारों को रोगाणु मुक्त कर काम में लेने पर देखा गया कि शल्य चिकित्सा रोगाणु मुक्त करने के बाद में देखा गया कि शल्य चिकित्सा के बाद में रोगों में अचानक कमी आ गई, जो कि पूर्व में पस पड़ने की इसमें बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी, वो काफ़ी कम हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पाश्चर है उसने एंथ्रस का जो जीवाणु एंथ्रस बैसिलस पर भी कार्य किया, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक हमें बेड दिखाई गई है। इसमें एंथ्रस के जो ओल्ड बैसिलस हैं, जो कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे 40 टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के हैं, उनको क्या किया गया है, शिप के अंदर इंजेक्ट करवाया गया है। और इसके बाद देखा गया कि कुछ वीक के बाद में, कुछ सप्ताह के बाद में इसमें दोबारा से एंथ्रस इंजेक्ट करवाए गए, और कौन से एंथ्रस बैसिलस जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे हुए हैं उनको इंजेक्ट करवाया गया। तो देखा गया कि जो शिप थी या भीड़ थी वो कैसी थी, हेल्दी थी, उस पर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक दूसरा समूह जिसको किसी प्रकार का पहले एंथ्रस बैसिलस जो कि 40 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं, उन या यूँ कहें कि परिवर्तित विभेद है, उनको इंजेक्ट नहीं करवाया गया था, उस बेड के अंदर अगर इस प्रकार के एंथ्रस जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एंथ्रस है उनको इंजेक्ट करवाया गया, तो इससे इसके अंदर देखा गया कि भेड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने एंथ्रस बैसिलस पे भी कार्य किया। साथ ही हम देखेंगे जॉन टिंडल ने पदार्थों को स्टेलाइज करने के लिए या स्टेलाइजेशन करने की तकनीकी का विकास किया। प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों व अनेक उद्योगों में यह क्रिया अत्यंत आवश्यक होती है। इन्होंने पदार्थों को रोगाणु रहित बनाने हेतु पदार्थों को जल में कुछ घंटों के लिए उबालने की तकनीकी का विकास किया। इस विधि से रोगाणु रहित करने में बहुत अधिक समय लगता है, अतः इन्होंने एक नई विधि का विकास किया जिसे टिंडलाइजेशन कहते हैं। इसमें इन्होंने देखा कि जॉन टिंडल ने सुझाव दिया कि प्रकनली व फ्लास्क आदि को किसी माध्यम में रखकर भाप के द्वारा प्रथम दिन बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने से जीवाणु कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। सेकंड डे पर फिर से ये उपकरण इसी अवस्था में पुनः गर्म किए जाते हैं, और इस प्रकार इस समय बीच में विकसित हुए जीवाणु के जो बीजाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से थर्ड डे पुनः इसी प्रकार की क्रिया पर ये उपकरण रोगाणु से पूर्णतः मुक्त कर दिए जाते हैं। यद्यपि यह विधि धीमी गति से बनने यद्यपि यह विधि अत्यंत समय लेने वाली है और असुविधाजनक है, फिर भी अनेकों वर्षों तक इसका उपयोग किया जाता रहा। इसमें उपकरणों को माध्यम में रखकर 8 घंटे के अंतराल पर गर्म करने की आवश्यकता होती है।